गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं केजी अग्रवाल आज 17/5/2020 को आपके सामने आपके हिंदी की औपचारिक रूप में एक अंतिम वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैंने आपकी हिंदी पुस्तिका आरोह के अंतर्गत जो 13वां अध्याय है धर्मवीर भारती, इसके प्रश्न उत्तरों को शामिल किया है। इस पाठ पर हम विस्तार से चर्चा पहले कर चुके हैं। आज आप इनके प्रश्नों को विस्तार से सुनोगे। प्रश्नों को सुनते हुए अगर आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर समस्या आती है तो वह आप मुझसे प्रश्न करके पूछ सकते हो। और मैं पुनः एक बार आपकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो टेस्ट दिया था 2 दिन पहले परसों, वह बड़ा ही सुंदर दिया था। काफ़ी विद्यार्थियों ने उस टेस्ट में काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, जिनसे मैं बेहद प्रसन्न हूँ। तो हम लोग जब स्कूल में प्रत्यक्ष रूप में मिलेंगे तो मैं एक बार उन विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप में धन्यवाद अवश्य दूंगा, जिन्होंने अपने कार्य को इतने सुंदर तरीके से करके मेरे को प्रोत्साहन किया है। अब देखो बेटाओ, आज आपको पता है औपचारिक रूप से ज़रूर हमारी वीडियोज़ समय पर आना बंद हो जाएगी, जो कि हमारे 2:30 to 3:30 वीडियोज़ प्राप्त हो रही थी। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस चैनल पर मैं आपको व्याकरण के टॉपिक नित्य प्रतिदिन 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में किसी न किसी वीडियो को अपलोड करता रहूँगा। तो आप चाहे तो इस वीडियो को सुनने के उपरांत अपने इस यूट्यूब चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के बटन को आप ऑन कर सकते हो। सब्सक्राइब के बटन को ऑन करने से आपको मेरे द्वारा बनाए गए हर वीडियो का मैसेज पहले ही प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि आप लोग चाहो कि आप लोगों के प्रकरणों से अगर वो वीडियो संबंधित है तो आप उसे ध्यान से पढ़ सकेंगे। अन्यथा आप लोग किसी प्रकार से अपने मन को दबाव में ना लाए, आपके मन की स्वेच्छा पर ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों को मेरी नई वीडियो मैसेज के रूप में पहुंचती जाए। और अगर ये आपको वीडियो पे ये जो चित्र प्रिंट साफ़ नहीं आ रहे, तो आपकी इस वीडियो पर यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, एक छोटा सा आपको तरीका बताता हूँ इस वीडियो को क्लियर करने का, कि कोने में आपके सामने 3 बिंदु आएंगे बेटाओ, 3 बिंदु आएंगे। एक सेकेंड, यस, आपके कॉर्नर पे 3 बिंदु लगे हुए आएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। तो आप इनको टिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन खुलेंगे, उसमें आपके सामने आएगी क्वालिटी। क्वालिटी को आप टिक करोगे तो उसमें आएंगे आपके सामने 240, 360, 480। तो आप 480 को क्लिक करके इस वीडियो को और अच्छे क्लियर तरीके से सुन सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को सुन करके इसके प्रश्नों के उत्तरों को ग्रहण करेंगे। कहीं भी समस्या आती है तो आप मेरे से प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले है हमारे पास, लोगों ने लड़कों की टोली को काले मी का पानी दे के अंतर्गत मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? इस पर ध्यान देना ही नहीं है। आपको बहुत अच्छे से याद है कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली किस आधार पर कहा? कि जब वो पानी ऊपर से लोगों से फिकवाते थे तो उस पानी में नहाने के बाद वह कीचड़ में लोट-पोट करते थे, जिससे कि वो पूरे मिट्टी में गंदे हो जाते थे। तो जो लोग उनके कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, उनकी धूल मिट्टी में लोट-पोट से चिढ़ते थे, वो उन्हें क्या कहते थे? मेंढक मंडली कहते थे। जबकि बच्चों का क्या मानना था कि वह तो इंद्र की सेना है, अर्थात उसके सैनिक है, उसी के लिए लोगों से क्या मांगने आए हैं? पानी मांगने आए हैं। इसलिए वे स्वयं अपने आप को क्या कहते थे बेटा? वो इंद्र सेना के नाम से पुकारते थे। तो हम लोगों ने इस प्रश्न को बड़े ही सुंदर तरीके से समझा था। आप लोगों ने भी बड़े ही सुंदर तरीके से इस प्रश्न पत्र को हल किया था। अर्थात इस पाठ को जब पढ़ा था तो पढ़ते हुए आप लोगों ने जो मेरे से प्रश्न पूछे थे या मुझे प्रश्नों के उत्तर लिख करके भेजे थे, वे मुझे बड़े ही सुंदर लगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंकने जाने से किस तरह सही ठहराया? आपको पता है कि जीजी में और लेखक में दोनों में द्वंद्व हो गया, झगड़ा हो गया कि जीजी कह रही थी मैं तो इंद्र सेना पर पानी फेंकूंगी, लेखक कह रहा है नहीं। लेखक क्योंकि विज्ञान का विद्यार्थी रह चुका, आर्य समाज का एक अधिकारी भी रह चुका, अर्थात सभापति भी रह चुका, तो उसने क्या कहा? नहीं, मैं तो इसको सही नहीं ठहराता। तो जीजी ने क्या कहा? जीजी ने कहा कि इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को निम्न तर्क द्वारा सही ठहराया। वो कहती है कि त्याग और दान की महत्ता, ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। जो चीज़ अपने पास भी कम हो और अपनी आवश्यकता को भूल करके वह चीज़ दूसरों को दान करके देनी चाहिए।
कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, अतः देवता से भी कुछ मांगने से पहले कुछ दान देना पड़ता है। आपने देखा था जीजी ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया था कि खेत में जब किसान फसल उगाता है तो पहले 2-4 सेर गेहूँ उसमें अपनी तरफ से डालता है, फिर उसको मन भर गेहूँ की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से 2 उदाहरण दिया है, इंद्रसेना को जल का अर्घ्य चढ़ाना और पानी की बुवाई करना। तो पानी की बुवाई करना भी आपको समझाया था कि जिस प्रकार किसान फसल उगाने के लिए ज़मीन पर अपने सबसे अच्छे बीजों का दान कर बुवाई करता है, वैसे ही पानी वाले बादलों की फसल पाने के लिए इंद्रसेना पर भी पानी डाल करके क्या की जाती है, पानी की बुवाई की जाती है। इस तरीके से बेटा हमने देखा कि जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने पर पानी फेंके जाने को सही ठहराया। तो आप लोग इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करें। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा, पानी दे गुड़धानी दे। पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? आप सबको पता है कि गुड़धानी अनाज और गुड़ के मिश्रण से बनती है, मैंने आपको समझाया भी था उस दिन। यहाँ पर गुड़धानी से तात्पर्य है कि अच्छी फसल, कि अगर पानी गिरेगा तो फसल अच्छी होगी, और हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित है, बिल्कुल नेचुरल बात है ये। इस कारण जब अच्छी वर्षा होगी तभी हमें अच्छी फसल होगी, इसलिए पानी के साथ साथ लेखक के जो मेंढक मंडली वाले मित्र थे, अर्थात वो जो उनको पानी मांगते हुए दिखाई दे रहे थे, वो गुड़दानी की भी मांग करते हैं। यहाँ गुड़दानी प्रसन्नता और खुशहाली का प्रतीक भी बताया गया है। तो तीनों प्रश्नों के उत्तर जिस तरीके से मैंने आपको समझाए हैं, आप सभी ने इनको हल कर लिया होगा। आइए अब चौथे प्रश्न पर चलते हैं। गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासे रहने के बाद क्यों मुखरित हुई है? तो आप लोगों को मैंने समझाया था कि बैल भी हमारी कृषि संस्कृति का अविभाजित हिस्सा है। यूँ कहें कि बैल तो भारतीय कृषि संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है। किसान बैलों से ही खेतों को जोत करके क्या उपजाते हैं? अन्न उपजाते हैं। उनके प्यासे रहने पर तो कृषि प्रभावित होती है, इसलिए गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासे रहने की बात कृषि के संदर्भ में मुखरित होती है। जब वे तृप्त होंगे, अर्थात जब उनकी तृप्ति होगी, संतुष्टि होगी, तभी खेतों में किसानों की मेहनत को बल मिलेगा और धरती फसलों से संपन्न होगी। अर्थात बैलों के लिए जो पानी फेंका जा रहा है, उस पानी से जब इंद्रसेना अर्थात इंद्र भगवान से पानी मांगने में सफल हो जाएगी तो पानी इतना बरसेगा कि बैल भी प्यासे नहीं रहेंगे, और बैलों को जब पानी मिलेगा तो बैल क्या करेंगे? खेतों में पूरे बल के साथ कार्य करेंगे, जिससे कि कृषि में उपजाऊपन बढ़ेगा, अर्थात कृषि में अलग अलग प्रकार की फसलें प्राप्त होगी, जिससे हमारा देश किसी प्रकार से गरीबी से नहीं उलझेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गगरी फूटी बैल प्यासा नामक खेल गीत बैलों के प्यासे रहने की बात इसलिए मुखरित होती है क्योंकि हमारे देश में किसानों का बड़ा महत्व है, और किसानों के साथ साथ खेतों में जो बैलों के द्वारा कार्य किया जाता है, उन बैलों का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमने इस प्रकार से पढ़ा कि इंद्रसेना द्वारा बैलों को प्यासा रहने की बात कहने के प्रति यही तात्पर्य रहा है। इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। इंद्रसेना सबसे पहले किसकी जय बोलती है बेटा? गंगा मैया की जय बोलती है। तो नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? ये प्रश्न तो आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लो, ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सुनिए बेटाओ, भारतीय समाज संस्कृति में गंगा सबसे अधिक पूजनीय नदी है और जल का आदिम स्रोत भी है, जिसका भारतीय इतिहास में धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक महत्व है। वह भारतीयों के लिए केवल एक नदी नहीं अपितु माँ भी है। अपितु क्या है बेटाओ? माँ भी है। उसमें पानी नहीं अपितु अमूल्य तुल्य क्या है? जल बहता है, मतलब अमृत के समान जल बहता है। भारतीय संस्कृति में नदियों के किनारे मानव सभ्यता फली फूली है। बड़े बड़े नगर, तीर्थ स्थान नदियों के किनारे ही स्थित है। ऐसे परिवेश में भारतवासी सबसे पहले गंगा मैया की जय ही बोलेंगे, इसलिए इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि लोगों के अंदर धार्मिक भावना पैदा करने के लिए, लोगों को धर्म से जोड़ने के लिए इंद्रसेना ने क्या कहा कि हम गंगा मैया की जय बोलेंगे, तो लोगों के मन में एक धार्मिक आस्था पैदा होगी, जिससे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को महत्व मिलेगा और हमें